बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ अफ़गान महाजरीन को एक नज़र से देखा जाता है या सबको एक जैसा समझा जाता है या सबको एक तराजू से तोला जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में मुक़ीम अफ़गान महाजरीन की कई अक़साम हैं। पहली किस्म तो उन पख्तूनों की है जिनके आबाओ अजदाद माज़ी बईद में क़याम पाकिस्तान से क़बल अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। यूँ वो नस्लन अफ़गान हैं, लेकिन पाकिस्तान में पैदा होने की वजह से शुरू दिन से पाकिस्तानी हैं। दूसरी किस्म उन अफ़गानों की है जो 1979 में यानी 1979 में पाकिस्तान आए थे। उनमें ज़्यादातर कोची नस्ल के लोग हैं और अक्सर कपड़े के कारोबार से वाबस्ता है। ये लोग भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी शहरी बन चुके हैं। उनके पास पाकिस्तानी शहरियत है और वो पाकिस्तानी समाज का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं। तीसरी किस्म उन महाजरीन की है जो सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद यहाँ आए। ये लोग UNHCR के साथ बाकायदा रजिस्टर्ड हैं और उनके नाम पर पाकिस्तानी हुकूमत को खातिर खा रकम भी मिलती रही है। इनमें जो बाअसर अफ़गान कमांडर थे उनमें कई एक अरबपति हैं, उनमें कई एक चोरी छुपे पाकिस्तानी दस्तावेज़ात भी हासिल कर चुके हैं और पाकिस्तान में उनकी जायदादें भी हैं। मसलन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के बाद सबसे आलीशान मुकाम पर वाक़ घर एक अफ़गान कमांडर का है। चौथी किस्म उन अफ़गानों की है जिनमें ज़्यादातर साबिक़ खल्क और परचम पार्टी के वाबस्तगान थे, जो अफ़गानिस्तान में नजीबुल्लाह हुकूमत के ख़ात्मे और मुजाहिदीन के कब्ज़े के बाद पाकिस्तान आए थे। उनमें कुछ ज़ाती असर रसूख से अपने लिए पाकिस्तानी दस्तावेज़ात बना चुके हैं और कुछ के लिए पाकिस्तान की पख्तून कौम परस्त जमातों ने यह खिदमत अंजाम दी है। पाँचवीं किस्म उन अफ़गान लिबरल्स या फिर आम अफ़गानों की है जो अफ़गानिस्तान पर तालिबान के पहले कब्ज़े के बाद पाकिस्तान आए थे। उनमें कुछ 9/11 और तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद वापस अफ़गानिस्तान जा चुके और कुछ पाकिस्तान में रह गए। छठी किस्म तालिबान उनके हमदर्दों और अहल खाना की है जो अफ़गानिस्तान पर अमरीकी कब्ज़े के बाद पाकिस्तान आए थे। उनमें नुमाया लोग तालिबान की दोबारा फतह के बाद अफ़गानिस्तान वापस जा चुके हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद हत्ता के तालिबान हुकूमत के ओहदेदारों के बाज़ रिश्तेदार अब भी पाकिस्तान में मुक़ीम हैं। कुछ अर्सा कबल तालिबान काबीना के एक वज़ीर के अज़ीज़ की शादी थी तो तकरीब काबुल की बजाय पेशावर में मुनक़द हुई। सातवीं किस्म उन तालिबान मुखालिफ आम अफ़गानों, करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमत में काम करने वाले लोगों, सहाफ़ियों और फ़नकारों की है जो तालिबान के कब्ज़े के बाद पाकिस्तान आ गए हैं। वो या तो तालिबान के निज़ाम के तहत ज़िंदगी नहीं गुजार सकते या फिर उन्हें खौफ है कि वापस जाने की सूरत में तालिबान उन्हें जेल में डालेंगे या फिर जान से मार देंगे। आठवीं कैटेगरी उन अफ़गानों की है जिनके साथ अमेरिका और दीगर मगरबी मुल्कों ने अपने यहाँ पनाह देने का वादा किया था और वो पार्किंग के लिए पाकिस्तान मुंतकिल हुए थे, लेकिन अभी तक अमेरिका या कनाडा वगैरह ने उन्हें अपने मुल्कों के वीज़े जारी नहीं किए। TTP के मामले पर तालिबान की अमारत इस्लामी के ताउन न करने के जवाब में पाकिस्तानी रियासत ने जब से तमाम गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गानों को पाकिस्तान से निकालने का फ़ैसला किया है, तो सबसे ज़्यादा परेशान तालिबान के हामी नहीं बल्कि 7वीं और 8वीं कैटेगरी के अफ़गान हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान पर अमेरिका के कब्ज़े के बाद जो तालिबान और उनके हामी अफ़गान पाकिस्तान आ गए थे उनके पास कंप्यूटराइज्ड महाजर कार्ड्स हैं या फिर बाज़ पाकिस्तानी शहरियत की दस्तावेज़ात बना चुके हैं, जबकि 7वीं और 8वीं कैटेगरी में तालिबान के खौफ से पाकिस्तान आने वाले जो अफ़गान हैं उनके पास महाजरीन के कंप्यूटराइज कार्ड भी नहीं हैं, क्योंकि इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने नए महाजरीन को कबूल करने और उन्हें महाजर का स्टेटस देने की पॉलिसी तर्क की थी। जब ये लोग पाकिस्तान आ रहे थे तो उन्हें मुख्तसर मुद्दत के मेडिकल या विज़िट वीज़े मिले थे और अक्सर के वीज़ों की मियाद ख़त्म हो गई है। इनमें से अक्सर ने वीज़ों में तोसी की कोशिश की, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि काबुल में पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करना जुडिशरी लाने के मुतरादिफ है। इसी तरह गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान पाकिस्तान आने वाले अफ़गानों के वीज़े में इंटीरियर मिनिस्ट्री से तोसी भी बहुत मुश्किल काम है। मैं और हमारे कुछ और साथी गुज़िश्ता 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आने वाले अफ़गान सहाफ़ियों और अहल फ़न के वीज़ों में तोसी करा सकें, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सके। यकीनन पाकिस्तानी हुकाम की हमदर्दी 7वीं और 8वीं कैटेगरी के अफ़गानों के साथ होगी और उन्हें ज़्यादा गुस्सा छठी किस्म के अफ़गानों पर होगा, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल के दौरान पाकिस्तानी हुकूमत की गफलत की वजह से ज़्यादातर गैर कानूनी महाजरीन 7वीं और 8वीं कैटेगरी के महाजर हैं, लेकिन छठी कैटेगरी यानी तालिबान और उनके हामियों के अफ़गान या तो पाकिस्तानी दस्तावेज़ात बना चुके हैं या फिर उन्होंने पाकिस्तानी महाजर कार्ड हासिल कर लिए हैं
یا پھر ان کے پاس لمبی مدت کے ویزے ہیں۔ طالبان کے سابق سربراہ اختر منصور جب ایران سے پاکستان آتے ہوئے بلوچستان میں امریکی ڈرون کا نشانہ بنے تو ان کے پاس پاکستان کے دستاویزات تھے، ان کے پاس پاسپورٹ بھی کمپیوٹرائز تھا اور شناختی کارڈ بھی کمپیوٹرائز تھا۔ سوال یہ ہے کہ مہاجرین سے متعلق اس اقدام سے قبل کیا ان کمپیوٹرائز دستاویزات کو کینسل کیا گیا ہے یا نہیں؟ اگر غیر قانونی طور پر بنائے گئے شناختی کارڈ کینسل کیے گئے ہیں تو کیا تمام تانوں کو اس کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری ہمدردی کے زیادہ مستحق گزشتہ 2 سال میں گھر بار چھوڑ کر پاکستان آنے والے یا پھر یہاں عارضی طور پر پارک ہو کر امریکہ اور مغربی ممالک میں جانے کے منتظر افغان ہونے چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک عام پولیس اہلکار یہ تفریق کر سکتا ہے؟ بار بار پولیس کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ قانونی دستاویزات رکھنے والوں کو تنگ نہ کریں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر قانونی دستاویزات بنانے والوں کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پولیس صوبوں کے زیر انتظام ہے تو وفاقی حکومت کس طرح یقینی بنا رہی ہے کہ صوبوں میں افغانوں کو رشوت کے لیے تنگ نہیں کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کو نکالنے کے لیے حکومت پاکستان نے جو مہم شروع کی ہے اس سے متعلق پاکستانی اور بالخصوص بارڈر ایریاز کے عوام کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو لے جاتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے چمن بارڈر پر، جہاں سے ہمارے ساتھی رپورٹر نورزمان اچکزئی نے لوگوں کے تاثرات پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ ملاحظہ کیجیے۔ اب ملک بدری کے فیصلے کے بعد ایسے بہت سارے خاندان ہیں جن کا گھر بار پاکستان میں رہ گیا، ان کی پیدائش پاکستان میں ہوئی تھی لیکن اب وہ جا رہے ہیں افغانستان۔ لا الہ محمد رسول اللہ، ابھی تک چمن نہیں دیکھا افغانستان تو بہت دور بات ہے، بارڈر نہیں دیکھا افغانستان تو بہت دور بات ہے۔ یہ زلزلہ ہے ہم لوگ کے اوپر۔ ہمارا پاس کارڈ بھی تھا، ہر چیز بھی تھا، پھر بھی نہیں چھوڑ رہا تھا، بولتا ہے پلان ابستان ہے، تم آ جاؤ، پھر سے بھی رہ رہا تھا۔ جو ہمارا پاس یہ ثبوت ہے نا، ایک بار جیل لے کے گیا تھا اور دوسری بار تقریباً عدالت سے چھڑوا دیا، 50,000 روپے ضمانت میں رکھا دیا اور 30,000 روپے وکیل کو دیا تھا، 80,000 روپے تو ایک بار مطلب جمع ہو گیا، 30,000 روپے اور دوسرے بار جو عدالت سے چھڑوا دیا تھا 2 بار میرے کو پکڑا ہو گیا۔ بہت مشکل تھا یار، ابھی گاڑی ادھر آیا چمن میں، ہمارا گاڑی نہیں چھوڑتا ہے اور فیملی سارا آگے چلا گئے بولدک میں، ابھی ہم لوگ کھڑے ہوئے، گاڑی 2 دن سے کھڑے ہوئے، گاڑی نہیں چھوڑتا ہے بھائی۔ ہمارا یہ درخواست ہے کہ یہ گاڑی چھوڑ دو۔ وہاں تو کراچی میں ہم کو نہیں رہنا دیتا تھا، بولتا جاؤ نکلو، سب افغانی نکلو۔ آدمی کو پکڑتے آج سے وہ تھانے میں اندر کرتے ہیں، وہ ادھر سے پھر 10,000 8,000 15,000 روپیہ لیتا ہے، پھر چھوڑتا ہے۔ کون؟ یہ پولیس والا کراچی میں، کراچی کا۔ ہم ادھر ٹرک کا ساتھ ادھر سامان چیک کرے گا نا، ابھی ہمارا 2 دن ہوا ہم ادھر کھڑا تھا، کسی بولا چھوڑے گا، کسی بولا نہیں چھوڑے گا۔ پیدائش کراچی ہے، بٹی میں کام کرتا ہوں، یہ ہاتھ دیکھ اور ہم روٹی پکاتا ہوں، تندور کے کام کرتا ہوں۔ آپ اپنا سارا خاندان لے کے جا رہے ہیں اس وقت؟ سارا خاندان لے کے کیا کروں؟ میں لیاری رہ رہا تھا تو وہاں پہ میرا کباڑ کا دکان تھا، میرے کو تقریباً 4-5 دفعہ اٹھایا، وہ 5,000 10,000 روپے ہم لوگ سے لے لیا۔ ہم لوگ رجسٹر کارڈ ہم لوگ کے پاس بھی ہے، یہ سر ہم لوگ یہ آپ کو دکھا دیں، یہ دیکھو یہ پیور کارڈ ہم لوگ کے پاس ہے، اور یہ بغدادی تانا اور کلری تانا وہاں پہ لیاری میں تھا۔ تو ہم لوگ سے یہ بھائی ہمارا جو تھا یہ بھی رجسٹر والا ہے، اس سے 10,000 روپیہ لیا تھا۔ افغان باشندہ ادھر سے آیا، اس کو بالکل اس کو پاس کارڈ ہے، اس کو اقوام متحدہ کا کارڈ ہے، پاکستان کو کارڈ ہے، اور دوسرا والا کارڈ نہیں ہے، اس کو ساتھ کارڈ بھائی سے دے دو اس کو ساتھ۔ ابھی اس کو افغانستان میں حالات خراب ہے، اس کو تو بیچنے والا کیا مطالبہ ہے اس کو؟ ٹھیک ہے، یہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ نکالنا ہے، لیکن یہ وقت نہیں تھا کہ کیونکہ سردی ہے، یہاں بھی سردی ہے، وہاں بھی سردی ہے، اور وہاں حالات بھی سازگار نہیں ان کے لیے، کیونکہ وہاں ان کے لیے گھر نہیں ہے اور زمین بھی نہیں ہے کہ نہ گھر بنانے کا وقت ہے۔ افغان مہاجرین کے انخلاء کے بعد یا جو ابھی عمل جاری ہے، ان سے ہمارے جو معاشی ہے یا جو ہمارے اکنامیکل جو صورتحال ہے، اس پہ کاری ضرب لگا ہے۔ ہمارے اندر دہشت گردوں کی جڑیں ہے، اس کا افغان مہاجرین سے جانے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے جو بھیجا ہے
वो सारे के सारे मजदूर तनूर भाई जो तनूर करते थे, जो मेहनत कश थे, जो वहाँ पे कोई चौकीदार था, आपने वो अपराध भेजा हुआ है। ये जो है, जो पहले लोगों ने बुलाया था इधर, यहाँ पर घर भी दे रहा था, हर कुछ दे रहा था, फिर जो आप किसी किराए वाला को निकाल रहे, कोई तरीके से निकालो, कोई उसे निकालो, ये तो नहीं है जो आप उसको बोल रहे आधा घंटे में अपना घर खाली करो, आप मोटरसाइकिल नहीं ले जाओ, आप पैसे नहीं ले जाओ, उनके साथ जुल्म कर ले। ये आवाम को क्या मैसेज देना है, पाकिस्तान को क्या मैसेज देना है, वो कलम को क्या कहता है? तो हम लोग कह रहे जो है, तो हम लोग नहीं कहते हैं जो आप उसको नहीं निकालो लाओ करो, तरीका होता है हर कुछ का। अफगान महाजरीन हमारी भाई है यहाँ पे, वो बहुत 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इसके तरीक़ाकार ये नहीं है कि जबरन हम उसको इतना कलील मुद्दत में उसको निकालते हैं। उसको अपनी मुद्दत तवसी करना चाहें, उसके साथ ताउन करना चाहें, उसको ऐसा मौसम में उसको निकालना चाहें जो मौसम मुनासिब हो। इस तरह सर्दी में या इतना कलील वक्त मुद्दत में इसको निकालना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज़ है। वो लोग हमारे यहाँ एक मेहमान के तौर पर एक अरसे तक रहे हैं और उन्हें रुखसत करना ये हमारे इदारों की, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन्हें खूबसूरत तरीके से रुखसत किया जाए। ये ना कि उनके सर पर आग जलाई जाए कि बस आपने फ़ौरन निकलना, इससे पहले कि ये आग आपके पूरे जिस्म को लपेट में ले ले। कोयटा शहर में हमारे रिपोर्टर सलमान अशरफ और शहाब उमर ने लोगों की अफगान महाजरीन से मुताल्लिक राय जानी है। आइए वो आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त कोयटा के इलाके बादशाह खान चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पे अतराफ़ में अगर देखा जाए तो लियाकत बाज़ार है, कंधारी बाज़ार है, मनान चौक है। यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अफगान पॉलिसी के हवाले से उनका क्या कहना है कि जो अफगान महाजरीन यहाँ से जा रहे हैं, उसके बाद शहर की ओवरऑल सूरत हाल पर क्या असरात पड़े। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। ये लोग अच्छा है जो अपना मुल्क में जावे, अपना मुल्क को आबाद करे और उसका मुल्क का खिदमत करे, अपना सब कुछ ठीक करे। अपना मुल्क में जो कुछ होता है, गंदम होता है। पॉलिसी को हम ऐसे देखते हैं कि पूरा शहर का तबाही हो गया, इस वक्त कारोबार बिल्कुल डाउन हो गया। ये 2 साल 3 साल तक ये कारोबार नहीं चलेगा। अभी कारोबार बिल्कुल रुक गया है इन लोगों की वजह से। आवाम के लिए ये सिलसिला जो आप लोगों ने किया है उनके कारोबार के लिए नुकसानदा साबित हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों का यहाँ पे कारोबार है, दुकानें हैं, सारी सिस्टम उनका इस वक्त बिल्कुल कड़ा है। मेरे ख्याल में तो पॉलिसी अच्छी है और गैर कानूनी चाहे कोई भी हो, चाहे अफगान महाजर हो, बंगाली हो, कोई भी हो, ईरानी हो, निकलना चाहिए, इनको निकलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो कंटिन्यू रहना चाहिए कि ये लोग भले वापस जाएं। मेरा अपना ओपिनियन है, एक पॉलिटिकली ओपिनियन भी कह सकते हैं, इकोनॉमी ओपिनियन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान वैसे भी माशी तौर पर बहुत ही नीचे गिर चुका है। तो हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन जितनी भी आप दूसरी कंट्रीज़ में देखें कि जितनी पॉपुलेशन कम है उनकी इकोनॉमी अप है, और हमारी पॉपुलेशन महाजरीन जितने भी हैं, सिर्फ अफगानी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे महाजरीन हैं, उनकी वजह से हमारे पास माशी बहरान बहुत ज़्यादा है और हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमारे पास एक से लेकर जितने भी बंदे आते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जो मकामी लोग हैं, और बाहर के लोग जो आते हैं उनको जॉब्स भी मिल जाती हैं, वो बिज़नेस भी कर लेते हैं, वो अकोमोडेट भी हो जाते हैं, और वो यहाँ का पैसा कमा कर अपने इलाके में भेजते हैं ताकि वहाँ के लोग स्टेबल हों, वहाँ की इकोनॉमी सेट हो, और हम लोग बर्बाद हो जाते हैं, पाकिस्तान नीचे गिर जाता है। लेकिन लोगों का ये एक आम तासुर ये है कि इनके जाने से अमन व अमान की सूरत हाल, कारोबार पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा और हमें मज़ीद मुश्किलात पेश होंगी। देखें जी, कारोबार पे फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन कारोबार के लिए दूसरों को मौका नहीं मिलता। उनकी वजह से लोग बैठे हुए हैं कारोबार करने के लिए, लेकिन एक लोग जो यहाँ पर 50 साल से जम गए हैं किसी और एरिया से आके, तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो कहाँ जाएं, वो कैसे अपना बिज़नेस जो है वो सेट करें, उनको भी तो स्पेस मिलना चाहिए ना। हम तो गैर कॉलोनी की सपोर्ट नहीं करते हैं ना, उसकी हिमायत करते हैं, लेकिन हुकूमत की ये पॉलिसी से भी हम एग्री नहीं करते हैं। बहुत कम टाइम दिया गया है, लेकिन मैं अक्सर आपको पता है 100 में 80% कारोबार माजरीन के यहाँ कोयटे में कारोबार मैशत पे बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। कम से कम उसको 5-6 माह टाइम देना चाहिए था, कम से कम। मेरे ख्याल से जून तक ये प्रोसेस होना चाहिए,
जून तक। बाकी जो गैर कॉलोनी उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको निकालना चाहिए, लेकिन अब उनको ये देखना चाहिए कि यार वाकई उनको इस वक्त निकालना चाहिए कि नहीं, उस पर इनका क्या असरात पड़ रहा है। अब जबकि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में एक तो जो है सर्दी बहुत है और उनके पास कोई ऐसा इंतज़ाम तो नहीं है जब वो यहाँ से जाएंगे, तो इस बात पे थोड़ी सी जो है नज़रसानी मतलब करनी चाहिए। लोगों को देखना चाहिए कि यार हमारे गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि मतलब इस वक्त जो है इनको निकालना चाहिए या नहीं। अच्छा सर, इनके निकाले जाने के बाद यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल, कारोबार की सूरत हाल कैसी होगी, जायदादों की फ़रोख्त कैसी होगी और किराए क्या कम होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियसली यार देखें, इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क तो पड़ेगा, किराए पर भी जो है वो फ़र्क पड़ेगा और जो कारोबार है ख़ास तौर पर उस पर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो कारोबार के हवाले से तो आपको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान में या तो ख़ास तौर पर कोयटा में जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है और कारोबार तो ना होने के बराबर है। लोग यहाँ पे जितने भी है ख़ास तौर पर शॉपकीपर जो है वो तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब इसके लपेट में आ चुके हैं। प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी आपको पता है, प्रॉपर्टी की तो वैल्यू बहुत ज़्यादा जो है वो गिर गई है। बहरहाल अमन व अमान के सूरत हाल के बारे में तो क्या कह सकते हैं, इस हवाले से जो है वो तो गवर्नमेंट जो है वो देख रही है, बाकी अल्लाह बेहतर करे जो भी है। अच्छा, इससे आने वाले सालों में क्या इफेक्ट होगा? आने वाले सालों में ये तो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने मतलब जो बनाई है, उन्होंने ज़ाहिर है इस पर तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि क्या सूरत हाल होगा, लेकिन हमारे ख़्याल से तो ये है कि कोयटा पर ख़ास और बलूचिस्तान पर इस पर बहुत जो है वो मनफी असरात फ़िलहाल पड़ रहे हैं और मज़ीद पड़ेंगे इस पर बहुत ज़्यादा। मुहाजिरीन को वतन वापस भेजना चाहिए, लेकिन तरीक़ाकार गलत है। जो तरीक़ाकार है 1 महीने का डेडलाइन देते हैं। जो लोग 40 साल यहाँ पे हुए हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान आज तक देखा नहीं है। जितना खिदमत पाकिस्तान ने किया 40 साल, उसको एक दिन में ख़त्म नहीं करना चाहिए। तरीक़ाकार बनाए, इज़्ज़त से बनाए। गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया है मैं समझता हूँ अच्छा फ़ैसला किया है, मगर ये कि एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया हमारे बलूचिस्तान के ख़ास तौर पे कोयटा शहर में या दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं। 40 साल के बाद हम उनको अगर कहते हैं कि 1 महीने में आप निकल जाएं, घर बार भेज दें और जो वसाइल हैं आपके पास उनको छोड़ दें, तो वो जस्टिफाई नहीं है। अमन अमान शायद बेहतर हो जाए, बिल्कुल इसमें शक नहीं है। ये बात तो बिल्कुल जो मिसाल डेटा नहीं हो हमारे पास, ये मसाइल तो होंगे, लेकिन ये जो है ना इस बात को सिर्फ इन लोगों को मुरीद इल्ज़ाम ठहराना ये गलत बात है। यहाँ पे रोज़गार बलूचिस्तान के बागात, बलूचिस्तान के मादनी सिस्टम चल रहा है बलूचिस्तान का खासकर, वो तो वही यही अफ़गान महाजिरीन चला रहे हैं। अफ़गान महाजिरीन की वापसी के अमल से मुतालिक बलूचिस्तान के अवाम की राय आपने जानी। पेशावर में लोग क्या सोचते हैं, इससे मुतालिक हमारे रिपोर्टर रसूल दावड़ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो मुलाहिज़ा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बड़ी तादाद में गुज़श्ता 4 दहाइयों से आबाद है। पेशावर में मुकीम गैर मुल्कियों का कहना है कि मुतल्लिका दस्तावेज़ात के हामिल गैर मुल्कियों को तंग नहीं किया जाता, ताम दस्तावेज़ात ना रखने वाले गैर मुल्कियों को वतन वापस भेजा जा रहा है। जिसके साथ कार्ड है अपने पाकिस्तान का जो उन्होंने कार्ड इशू किया है उसके मुताबिक तो इनको चलना चाहिए। मैं खुद इधर से पाकिस्तान में खुश हूँ, अफ़गानिस्तान हमारा खुश नहीं आ रही है। हमारा पैदाइश पाकिस्तान में है। मैं पाकिस्तान से दरख्वास्त है हमारा आप लोग महाजिरीन लोग नहीं दिखा सकता है, इधर से काम हो गए। इस तरह है कि जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसको कुछ नहीं कहता और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अफ़गानी शनाख्ती कार्ड नहीं है, सिटीज़न कार्ड है और PR कार्ड है वो नहीं है, तो उसको पकड़ते हैं अफ़गानिस्तान भेजते हैं। इधर ताने पे लेते हैं, फिर उसकी बायोमेट्रिक करते हैं, अफ़गानिस्तान उसको भेजते हैं। पॉलिसी पाकिस्तान के लिए अच्छा है, लेकिन अफ़गानों के लिए वो ख़राब है। SCC कार्ड वाला, PR कार्ड वाला वो भी ठीक है, वीज़े वाला भी ठीक है। वो जो गैर रजिस्टर है ना उसके लिए भी पॉलिसी बनाओ। आपको पास को कार्ड तो है ना, कुछ भी मसला नहीं है, हुकूमत के साथ भी कुछ भी मसला नहीं है। आवाम भी अच्छा आवाम है, आवाम ने अभी तक कोई नहीं बोलता है। हुकूमत ने कार्ड भी आए, कार्ड आपके सामने वो भी कुछ नहीं बोलते, कार्ड तो नहीं है, वो भी पकड़ते वो ले जाए अफगानिस्तान पर। नहीं तंग नहीं करते, कार्ड हमारे पास है, मैं कार्ड दिखाऊँ बस मेरे भी जाओ।
پشاور میں وطن کارڈ رکھنے والے افغان آج بھی بازاروں میں مختلف کاروبار سے وابستہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی رہائش پذیر افغانوں کی وطن واپسی کا فیصلہ ظالمانہ نہیں، کسی ملک میں دستاویزات کے بغیر رہائش کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہر ملک کی اپنی قانون ہوتی ہے نا، تو قانون کے مطابق ہر کے پاس یہ بات ہے کہ بھائی کسی کے پاس تجاوزات نہ ہو، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اپنے وطن جائے، لیکن اگر کچھ ہو سکے تو اگر اس کے لیے کارڈ بن سکے تاکہ اور لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو نا۔ میرا پیدائش میرا پاکستان ہو گیا، خوب خوشحال ہے، بس کاروبار میں کی گئی جی آو یا پنځه روټۍ پوښي کېږي زه به بچولی ویسم به د دې ښکالو کې زه دومره تکلیف ما نه دی لیدلی جي. خو اوس وخت کې د تګ نه دی، ځکه هلته ډېر سخت یخ دی او موږ افغانانو هېڅکله هم داسې سخت یخ نه دی لیدلی. کوم افغانان چې زموږ په افغانستان کې دي هغوی د یخ سره بلد دي. زما همدا ده چې چا سره دغه یي اسناد دي هغه باید په عذاب نه کړي، او چې چا سره نه هغه مجبور دی چې لاړ شي. هلته کاروبار صحیح نه دی یار، دلته خو بیا هم گزاره کېږي، بس دومره ګټو چې بس د شپې کور ته وړو او زموږ لینډ پې روان دی که نه. ہم تو خوش نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہمارے کاروبار ہے اور یہاں پہ ہم کاروبار کو چھوڑ دیں گے اور افغانستان چلے، ایسے تو نہیں ہونا۔ پشاور میں مقیم غیر ملکی شہریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کئی دہائیاں گزاری، یہاں تعلیم حاصل کی اور کاروبار بھی کیا۔ اس دوران پاکستانیوں نے انہیں بہت محبت سے نوازا۔ ولایت پالیسي خو نه پوهېږو، خو پاکستانیان پسې زموږ لنډ عوام ډېر زیات خفه دي پسې، وي زیات او سره وښه نیم دلته پاتې شي نیم هلته لاړ شي، نو دی خفګان باندې دا ارتیا مش خلک افسوس کا شد. ان کے ساتھ ہم کھیلتے تھے، کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور گیم کھیلتے تھے، ان کے پیچھے ہمارا دل بہت خفا ہے کیونکہ وہ اپنے ملک چلے گئے۔ ادھر ہمارا پشاور میں دکان ہے، لیکن جب تک یہ افغانی لوگ غیر قانونی جا رہے ہیں ادھر سے کاروبار کے بالکل مزہ نہیں ہے، کاروبار بھی کھڑا ہے اور بس بہت پریشانی تکلیف ہم کو زیادہ ہے۔ پشاور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ رضاکارانہ طور پر وطن واپس لوٹنے والے افغانوں سے خوشگوار یادیں وابستہ ہے جو انہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ آج تو میں افغانی دوست کو اس وجہ سے یاد کر رہا ہوں کہ آج گراؤنڈ میں ہمارا دوست نہیں ہے، اس وجہ سے کیوں کہ میں ان تینوں کو بہت زیادہ مس کرنا چاہتا ہوں۔ اور رہی بات ان لوگوں کی جو سامان فروخت کرتے ہیں اور جو لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو اچھے داموں میں لینا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا پیسے وغیرہ ہو جائے۔ پشاور میں کاروبار کرنے والے افغان شہری کہتے ہیں کہ وطن واپس لوٹنے والوں کی واپسی سے مختلف جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ کرائے کے گھروں میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ نہیں، ویسے تو بہت زیادہ کمی آئی ہے، پہلے بوٹ بازار میں بہت زیادہ افغانی تھا۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کے مطابق 2,70,000 سے زائد غیر قانونی مقیم غیر ملکی رضاکارانہ طور پر وطن واپس جا چکے ہیں، جبکہ 6,500 سے زائد افغان شہریوں کو دستاویزات نہ ہونے پر جیلا وطن بھی کیا گیا۔ پروگرام جرگہ کے لیے کیمرہ مین شاہد احمد کے ساتھ رسول داؤد، جیو نیوز پشاور۔ ناظرین، افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق پاکستانیوں کے کیا خیالات ہیں وہ آپ نے ملاحظے کیے، لیکن خود پاکستانیوں کو صحت کی کتنی سہولیات میسر ہیں اور پاکستان کے بڑے شہروں اور بالخصوصاً صوبائی دارالحکومتوں میں بڑے ہسپتالوں کی کیا حالت ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، پاکستان میں ویسے تو عوام کو صحت سے متعلق بے تحاشا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ہمیں مختلف صوبائی ہیڈ کوارٹر سے یہ شکایت موصول ہو رہی تھی کہ وہاں کے ہسپتالوں کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز کے ہسپتالوں کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیم کو ایک ٹاسک دے دیا، اور سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی، جہاں سے ہمیں ہسپتالوں کی احوال بتا رہی ہیں شوالا اسلم۔ جیو نیوز کی ٹیم نے جب کراچی کے بڑے سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسی کا جائزہ لیا تو مریضوں کی تعداد زیادہ اور بستروں سمیت ویل چیئرز کی کمی ہی دیکھنے کو ملی۔ اندرون سندھ سے آئے ایسے مریض بھی تھے جو کئی دن سے علاج کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ دور سے آئے ہوئے بیچارے جو جن کی نہیں ہے رہائش، یہاں پہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں لے جاتے ہیں یا کچھ لے جاتے ہیں۔ تو مقصد ان کا یہ ہے کہ سوچنے چاہیے انسان کو کہ وہ خود پریشان ہے، اسپتال میں آ رہے ہیں تو اور پریشان ہو کہ کوئی گاڑی لے جاتا ہے، کوئی کچھ لے جاتا ہے۔ بیماری تو لازمی ہے، باجی کدھر جاوے ہم، اور ہوٹل کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم کدھر بیٹھے ہوٹل رہے، کوئی کمرہ لے ہوئے، سمجھے ہم غریب آدمی ہیں۔ بھائی کو داخل نہیں کر رہے، سر ٹائم دیتا جائے، کبھی 10 دن کا دیتے ہیں، کبھی 12 دن کا دیتے ہیں، ہمارے کو ادھر بھی 2 دن ہو گیا ہم آیا۔
MS सिविल अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी के मुताबिक अस्पताल का सालाना बजट 1 अरब 3 करोड़ रुपए है। OPD में रोज़ाना की बुनियाद पर 7 से 8 हज़ार मरीज़ आते हैं, जबकि स्टाफ की तादाद सिर्फ 50% है। ना ही डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होती है और ना ही स्वीपर्स की। अस्पताल का बजट मरीजों की तादाद के मुकाबले में नाकाफ़ी है। पूरे सिंध से तो पेशेंट आ ही रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास ज़्यादातर जो है बलूचिस्तान की साइड के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, साउथ पंजाब के पेशेंट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो पूरा लोड है ज़्यादा हमारे पास और बजट है हमारा कम। LMC का जो हमसे डबल है, हमारा जो है उनका 2 बिलियन है तो हमारा 1 है। जिन्हें अस्पताल की इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर नौशीन रऊफ कहती हैं कि मरीजों की तादाद बढ़ने पर इमरजेंसी में फौरी इलाज फराहम करना एक चैलेंज बन जाता है। नर्सेस की अब इस वक्त जो है हम हर शिफ्ट में बहुत मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। हमारे पास नर्सिंग अटेंडेंट्स, सैनिटरी वर्कर्स, पोर्टर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, उन सब की काफ़ी कमी है जो कि हम बहुत मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब सूबाई निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ का कहना है कि खैराती अस्पतालों के मुकाबले सरकारी अस्पतालों का बजट बहुत कम है। आप ज़रा बजट्स तो कंपेयर करें ना सिविल अस्पताल के विद चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। क्या बजट है चैरिटेबल हॉस्पिटल का और सिविल और जिना हॉस्पिटल का क्या बजट है, आप उनको कंपेयर करें। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ज़ाहिर अच्छा परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे बजट ज़्यादा है। सरकारी अस्पतालों के वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा हैं। कराची के सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल इस कदर अबतर है कि अक्सर इमरजेंसी से मरीजों को वार्ड मुंतकिल करने का मरहला बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बाइस काफ़ी कठिन हो जाता है और जहां पैरामेडिकल स्टाफ समेत डॉक्टर्स की भी कमी मौजूद है, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए नाकाफ़ी है। प्रोग्राम जिरगा के लिए कैमरामैन नासिर अली के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। कराची से पेशावर का रुख करते हैं और पेशावर के अस्पतालों के बारे में हमें आगाह कर रही है शीबा हैदर। ये सूबे का सबसे बड़ा लेडी रीडिंग अस्पताल है। यहाँ पर दूर दराज इलाकों से मरीज इलाज के लिए आते हैं। हम अगर लेडी रीडिंग अस्पताल के शोबे इमरजेंसी की बात करें तो शोबे इमरजेंसी में मरीजों का फ्री इलाज किया जाता है, लेकिन इस अस्पताल में शोबे इमरजेंसी में मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रही, ब्लड ट्यूब्स नहीं मिल रहे, जहाँ पर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ब्लड ट्यूब मरीज जो है ना वो बाहर से लेकर आ रहे हैं। कैंसर की अद्वियात यहाँ पर नहीं मिल रही। कुछ मरीज मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर दवाइयों का इतना मसला है कि हम खुद बाहर से लेते और यहाँ पर जो अस्पताल की जो जिम्मेदारी है वो एक सलूशन लगता है इधर डायलिसिस में, वो भी हमें बाहर से लेना पड़ता है। हमारे जो डायलिसिस के मरीज़ है उसको कुछ भी नहीं मिलता, उसमें वो पानी के 2 टब के मशीन के लिए वो बाहर से लाते हैं और कभी कभार तो ये हमें कहते हैं कि सिरंज भी बाहर से लाओ। पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा के तमाम अस्पतालों में सेहत कार्ड के तहत होने वाले इलाज मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेडी रीडिंग अस्पताल के OPD में और यहाँ पर देखा जा सकता है कि सेहत कार्ड के जो तमाम काउंटर्स हैं वो बंद है। छोटे बड़े ऑपरेशन, दिल के ऑपरेशन, किडनी ऑपरेशन नहीं किए जा रहे। ये मुझे बताएं कि आपका सेहत कार्ड पर इलाज हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। हमने पेमेंट किया 3 लाख रुपए और उसके लिए हमने सोना भेजा। हमारा मरीज 7-8 दिन से एडमिट था हॉस्पिटल में, अभी डिस्चार्ज हुआ है, तो उसने कहा कि ये क्लियरनेस है 3630 रुपये जमा करने फिर आप अपने मरीज़ को ले जाएं। हैदराबाद में वाक़या ये है इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़। इस अस्पताल में रोज़ाना के हिसाब से 1000 से ज़्यादा मरीज OPD में इलाज के लिए आते हैं। इस बड़े अस्पताल में CT स्कैन मौजूद नहीं है और ना ही यूरिन कल्चर की कोई सहूलत मौजूद है। हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो पेशेंट हम फिर प्लास्टिक सर्जरी जो इधर साथ में डिपार्टमेंट में उधर भेजते हैं CT स्कैन के लिए, या हम उसको कम्प्लेक्स में भेजते हैं। हमारे साथ दूसरी बात यह है कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट की सहूलत नहीं है। अस्पतालों की अबतर सूरत हाल पर मुशीर सेहत खैबर पुख्तनख्वा कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स कम मिल रहे हैं, जिसके असरात शोबे सेहत समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पड़ रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो फेडरल हमारी ग्रांट मिल रही है पर मंथ वो कम मिल रही है। अस्पतालों का ये जो बड़े अस्पतालों के आपने नाम लिए हैं, इनका अब हमने इनको पहले भी कहा है, अभी भी कह रहे हैं कि अपना बजट जो है ये रेशनलाइज करें। निगरान हुकूमत ने सेहत सहूलत कार्ड में तब्दीली की है, जिसके तहत अब साहिब सरवत हजरात प्रोग्राम से मुस्तफिद नहीं हो सकते। तरीके इंसाफ के दौर में सूबे के अस्पतालों में MTI निज़ाम राइज किया गया। अब अस्पतालों में अद्वियात की कमी या कोई और मसला दरपेश हो तो हुकूमत अस्पताल इंतजामिया, जबकि अस्पताल इंतजामिया हुकूमत पर डाल देती है। प्रोग्राम जरगा के लिए कैमरामैन सदीक बंगश के साथ शीबा हैदर, पेशावर। पाकिस्तान के दिल लाहौर में बड़े अस्पतालों की क्या हालत है, ये हमें बता रही है उम्मे फरवा।
लाहौर के किसी भी सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में चले जाएं, डॉक्टर्स और नर्सेस मेडिकल और सर्जिकल दोनों यूनिट्स में काम करते दिखाई देंगे। हर अस्पताल के सर्जिकल यूनिट की टीमें इमरजेंसी में 24 घंटे मौजूद रहती हैं। 1050 बेड्स पर मुश्तमिल गंगाराम अस्पताल में सुबह के वक्त इमरजेंसी में 38 डॉक्टर्स सर्जिकल, मेडिकल और गायनी में ड्यूटी देते दिखते हैं, जबकि शाम को ये तादाद 30 के करीब होती है। एक शिफ्ट में 98 नर्सेस काम करती हैं। गंगाराम के एमएस डॉक्टर आमिर सलीम के मुताबिक 5 स्ट्रेचर और 20 व्हील चेयर्स इमरजेंसी के बाहर मौजूद रहती हैं। व्हील चेयर्स की कोई शॉर्टेज नहीं। प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर का कवर होता है, और जिस यूनिट का उस दिन ड्यूटी ऑन कॉल होती है, प्रोफेसर से लेके और एपी तक ऑन कॉल है, और फिजिकली प्रेजेंस जो सी है मिनिमम एसआर की होती है। में हॉस्पिटल, जिना सर्विसेज और दीगर अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं, तहम अदम दस्तयाबी के बायस बेशतर अद्वियात मरीजों के लवाहिकीन को बाहर से लाना पड़ती है। डॉक्टर्स 3 शिफ्टों में काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स और नर्सिस की कई असामियाँ खाली पड़ी हैं। अगर इन पर भर्ती हो जाए तो मरीजों का इलाज मुआवजा मजीद बेहतर हो सकता है। प्रोग्राम जिरगा के लिए कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बड़े अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, इस बारे में हमें बता रहे हैं शहाब उमर साहब। संडेमन सूबाई हस्पताल कोयटा ये शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। 900 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल में यौमिया 6000 तक की ओपीडी होती है। शहर के वस्त में वाक़ मौजूद होने की वजह से अस्पताल में मरीजों का रश लगा रहता है। अस्पताल के शोबा इमरजेंसी में यौमिया तकरीबन 1400 से 2000 तक रोड हादसात और फायरिंग व दीगर वाक़यात के ज़ख्मियों समेत मरीजों को तशवीशनाक हालत में इलाज की गर्ज से लाया जाता है। अफसोसनाक अमर तो यह है कि इमरजेंसी में भी मरीजों को अद्वियात दस्तयाब नहीं, ज़रूरी टेस्ट भी निजी लेबॉर्ट्रियों से करवाना पड़ता है। मरीजों की शिकायत भी आम है कि इमरजेंसी में शाम और रात के औकात में सीनियर डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं होते। यहाँ पर यह हालत है, अक्सर अभी इमरजेंसी में किसी के पास इंसान पैसे ना हो, कुछ ना हो, तो फिर इमरजेंसी में कहाँ से बाहर से चीज़ें ख़रीदें। तो यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हम जब जाते हैं वहाँ पर तो वो कहते हैं ये आप वहाँ से ले आएँ, या आप वहाँ से ले आएँ, बाहर से ले आएँ। अक्सर रात के टाइम पे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर नहीं होते, ज़्यादातर सारा कंपाउंडर होते हैं, नर्स होते हैं, वही इलाज करवाते हैं। डॉक्टर साहब को ने चेकअप की है और ये दवा लिख दी है, लेकिन ये दवा हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है, और मुझे कहा गया है कि ये मेडिकल से आप ख़रीद लें। शहर में सिर्फ एक सरकारी अस्पताल नहीं बल्कि बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और शेख ज़ैद अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों के शोबा इमरजेंसी में भी शहरियों की जानिब से शाम और रात के औकात में सीनियर डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी और अद्वियात के फुकदान की शिकायत आम है। संडेमन सूबे अस्पताल के इमरजेंसी शोबे के इंचार्ज का दावा है कि शोबे में शाम और रात के औकात में रोस्टर के मुताबिक डॉक्टर्स और तिब्बी अमला फ़राइज़ अंजाम देता है। इस वक्त भी हमारे पास मैंने कहा वो हमारे 4-5 डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, वो फीमेल हमारी डॉक्टर मौजूद है। ट्रायज पे हमारे बंदे बैठे हुए हैं, डिस्पेंसर हमारे मौजूद है, सीनियर डिस्पेंसर हमारे मौजूद है, स्टाफ हमारी मौजूद है, ईसीजी टेक्नीशियन हमारे मौजूद है, ईसीजी हमारी फंक्शनिंग है, हमारे मॉनिटर्स वगैरह ये सारे जितने भी हैं, ये मेरे ख्याल ऐसे कोई कमी कहीं पे कुछ ऐसे नहीं है। तिब्बी मारिन का कहना है कि इमरजेंसी वो शोबा है जो न सिर्फ 24 घंटे फ़ाल हो बल्कि इस शोबे में हर वक्त सीनियर और माहिर डॉक्टरों और तजुर्बाकार तिब्बी अमले की मौजूदगी इंतहाई अहम है। यहाँ मरीज़ों के लिए तमाम ज़रूरी अद्वियात, जदीद मशीनरी और 24 घंटे मतलूबा टेस्ट की सहूलत भी फौरी और बाआसानी मैसर हो, ताकि कीमती जानों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करके बचाया जा सके। प्रोग्राम जिरगा के लिए कैमरामैन इकमी रोजर के साथ शहाब उमर, कोयटा। नाज़रीन, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, लेकिन यहाँ के सरकारी अस्पतालों की हालत कभी भी काबिल रश्क नहीं रही। इस वक्त इस्लामाबाद में बड़े अस्पतालों की क्या हालत है, ये हमें बता रहे हैं अहमद सुबहान। वफाकी वजारत सेहत के तहत इस्लामाबाद के 2 बड़े अस्पताल पेम्स और पोली क्लिनिक फंड्स की किल्लत के शिकार, अद्वियात मौजूद नहीं, बाद सीनियर डॉक्टर सिर्फ हाजिरी लगाने अस्पताल का रुख करते हैं और राउंड लगाकर वापस लौट जाते हैं। मरीजों का रश थमने को नहीं। हुकाम पेम्स के मुताबिक रोजाना 5000 मरीज ओपीडी का रुख करते हैं, जबकि पोली क्लिनिक में 2000 से ज्यादा मरीज आते हैं। जो पेशेंट इमरजेंसी में आ रहे हैं और इमरजेंसी उनके टेस्ट होना ज़रूरी होते हैं, वो हमारे पास 24/7 अवेलेबल हैं। और हम लोगों की कोशिश होती है कि जो रूटीन के टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल जी के प्लान टेस्ट है, जी के अल्ट्रासाउंड करा के आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद चेक करा दें, तो वो हम उनको कोशिश करते हैं कि डे टाइम में बुलाएं। डे टाइम में जिस वक्त ओपीडी होता है या सपोज़ के 2 बजे से पहले बुलाएं, ताकि ऑनवर्ड फिर हमारी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो सफ़र ना हो सकें। हमारे पास हर ड्यूटी में जो CMO होता है, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, हर ड्यूटी में 2 होते हैं।
باقی ڈپارٹمنٹ جو ہے میڈیسن، سرجری، آرتھوپیڈک، کارڈیالوجی، ان کے بھی اپنے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں. وارڈ کے ڈاکٹر اپنے ہیں اور ایمرجنسی کے ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز اپنے ہیں جو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. اسٹاف بھی اسی طرح ہم نے ریکروٹ کیا ہوتا ہے، مارننگ، ایوننگ، نائٹ، 3 شفٹ میں اسٹاف ڈیوائڈ ہوتا ہے جو وہ ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں. سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کے فقدان کے باوجود مریض تو علاج سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں، تاہم ساتھ آنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے. علاج سے مطمئن ہے، ٹھیک علاج ہو رہا ہے. کوئی مشکلات بس کسی سے پوچھو تو جلدی بتاتے نہیں ہیں کہ کس سائڈ پہ جانا ہے سر جی، باقی تو کیا پیشنٹ کو بیماری تھی جی؟ بیماری ادھر ہی اس کی اسلام آباد میں ٹاؤن ٹور دی تھی. ٹھیک ہے، ادھر اس میں پلیٹیں پڑی. اچھا، کیونکہ 2 ہفتے بعد آئے، 2 ہفتے پہلے یہ 11 تاریخ. شہر کے معروف نجی اسپتالوں میں صفائی ستھرائی دیکھ بھال تو اچھی ہے، لیکن علاج کے اخراجات عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. اگر ایک اچھی جگہ سے ٹیسٹ ہوگا تو اس کے لیے اچھی مشینیں لگی ہوں گی، اچھے ریجنٹ استعمال ہوں گے، پھر اچھے ڈاکٹرز ان کو دیکھیں گے، تو یہ ساری کاسٹ ہوتی ہے. اور یہی ساری دنیا میں ہے کہ کوالٹی کے لیے اگر آپ کو کوالٹی چاہیے تو آپ کو تھوڑا سا خرچ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم نے معروف کی ایمرجنسی میں اور ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ کلیئر ہدایات ہے کہ کوئی بھی اگر پیشنٹ آتا ہے ایمرجنسی کے اندر اور جس کو زندگی بچانے کے لیے مدد کی، امداد کی، فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. نجی اسپتال کے سربراہ میر وحید کہتے ہیں مریضوں کے کسی بھی بیماری کے لیے ٹیسٹ خامخواہ نہیں بلکہ بین الاقوامی اصولوں کے تحت تشخیص کی غرض سے کیے جاتے ہیں. ڈاکٹرز کی جانب سے کہے گئے ٹیسٹ یا ادویات کا بھی آڈٹ ہوتا ہے. پروگرام جرگہ کے لیے احمد سبحان، جیو نیوز، اسلام آباد. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.